हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। दोस्तों, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में हम एक सीरीज जिसको लेके आगे बढ़ रहे थे, उसी सीरीज पे आज हम बात करेंगे, जहां पे हम अब रासो साहित्य की बात कर रहे थे। और रासो साहित्य में आज हम निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रासो साहित्य में से एक यानी कि पृथ्वीराज रासो की बात करेंगे। और इसके दौरान हम आदिकाल और रासो साहित्य से जुड़े कुछ अन्य तथ्यों पे ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए, पृथ्वीराज रासो की अगर बात कर ली जाए, अगर मैं पृथ्वीराज रासो की यहां पे बात करूं तो क्या है कि सामंती जीवन के वैभव एवं विलास की कथा है। बहुत से लोगों को शायद पृथ्वीराज रासो उस तरीके से ना पता हो जिस तरीके से एक्चुअली पता होनी चाहिए। तो बहुत से स्टूडेंट्स कई बार मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, या वे लोग जो स्टूडेंट नहीं भी हैं और पृथ्वीराज रासो या ऐसे किसी ग्रंथ के बारे में जानना चाहते हैं, वो कई बार ना कंफ्यूज रहते हैं। They actually don't know and they don't understand कि एक्चुअली में उनको जो लगता है पृथ्वीराज रासो वो ही है, वो कुछ और है। देखिए, जब साहित्य पढ़ना मैंने शुरू किया था, बहुत शुरुआत की बात बता रहा हूं, जब एक्चुअली में जो वास्तविक साहित्य है उससे मेरा तारुफ नहीं हुआ था, तब मैं साहित्य को एक अलग तरीके से देखता था। और कहीं ना कहीं उस समय मैंने पृथ्वीराज रासो जब पढ़ी थी, तो जिस चीज को लेके मैं आया था कि इसको पढ़ना है, या उसका जो बेसिकली वो उसका ही पृथ्वीराज रासो का ही हिंदी तर्जुमा था, बाद में मुझे पता चला कि मैं जिस सोच को लेके आया हूं या जो सोच किया है कि अच्छा पृथ्वीराज रासो में ये होगा, वो उतना मिला नहीं। सेम आज के समय के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी है कि वो ना मन में बहुत सारी चीजें रख लेते हैं कि शायद ये हो। जब आप डीप डाइव करोगे किसी भी किताब में तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में जो आप सोच रहे हो दिमाग से वैसा है नहीं। खैर, विभिन्न राजपूत राजाओं और सामंतों का किस प्रकार शत्रुता और मतभेद होता है, इसका इसमें वर्णन है। पृथ्वीराज अजमेर के राजा सोमेश्वर के पुत्र थे और इनकी मां दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की क्या थी, बेटी थी या पुत्री थी। ठीक है, राजा जो अनंगपाल थे उनकी दूसरी बेटी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ था और जयचंद जो था इन्हीं का पुत्र था। ध्यान रखना, कई बार ना आपको कंफ्यूजन होता है। अनंगपाल की जो बेटी थी तो दो बेटियां थी, एक बेटी वो जो पृथ्वीराज की मां थी, एक वो जो जयचंद का, इसीलिए कहते हैं कि जयचंद उनका मौसेरा भाई था। सामंती जीवन की कई घटनाओं का इसमें उल्लेख है। ठीक है, अगर इसके महाकाव्यत्व की बात की जाए तो आचार्य शुक्ल ने इस वचन का स्पष्ट तौर पर समर्थन करते हुए क्या लिखा है कि चंद यानी कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यूं तो रासो साहित्य और आदिकालीन साहित्य के बारे में बहुत सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपने अगर पहले इसके वीडियो देखे होंगे तो आपको क्लियर होगा। कुछ और वीडियो पे हम बाद में बात भी करेंगे, पर यह वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको दरअसल पृथ्वीराज रासो के आसपास चीजें क्या थी या पृथ्वीराज रासो किस पे निर्भर है, वो सारी चीजें आपको यहां पे पता चलेंगी। ठीक है, महाकाव्यत्व की अगर कसौटी की बात की जाए तो दो प्रकार की है, एक पारंपरिक है और एक नई है। पारंपरिक में बहुत सारे सर्गों की बात होती है कि जैसे यहां पे देख सकते हैं कि नायक धीरोदात्त हो, उच्च कुल का हो, रचना में वीर श्रृंगार या शांत रस में से कोई अंगिरस हो, कम से कम ये 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए, छंदों का वैविध्य हो, चारों पुरुषार्थों का वर्णन हो, मंगलाचरण, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा जैसे पक्ष भी हो। पर हम सबको पता है कि जब हम साहित्य को थोड़े नजदीक से देखेंगे या बाद में देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जो साहित्य है उसमें महाकाव्यत्व की कुछ और कसौटियां गढ़ी गई, जैसे कि उदात्त चरित्र, उदात्त कथानक, उदात्त रस, उदात्त भाव, इन पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, और जब जैसे जैसे हिंदी साहित्य को पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम मध्यकालीन से आधुनिक कालीन साहित्यों की तरफ बढ़ेंगे तो हम थोड़ा और समझेंगे कि महाकाव्यत्व क्या होता है और बार बार महाकाव्यत्व की परीक्षा क्यों होती है। ठीक है, तो ये पुरानी कसौटियां थी। यहां पे धीरोदात्त नायक, उच्च कुल, रचना में वीर श्रृंगार या शांत में से कोई अंगिरस, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलती है। यदि उपरोक्त कसौटियों पे देखा जाए, मतलब जो पारंपरिक कसौटी की बात कर रहे थे, तो पृथ्वीराज रासो जो है वो स्पष्टतः महाकाव्यत्व के गुणों से युक्त नजर आता है। इसका नायक जो पृथ्वीराज है वो राशि कुल क्षत्रिय वंश का है और उसमें वीरता जैसे गुण इतने ज्यादा हैं कि उसे धीरोदात्त मानने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, धीरोदात्त मानने में कोई समस्या नहीं। तो निश्चित तौर पे देखो यार, राशि कुल में है तो बहुत सारी चीजें अपब्रिंगिंग में ही आपकी अच्छी हो जाती हैं। इट्स ऑल अबाउट योर अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। अगर अच्छे तरीके से राजकुल में हुई है, राष्ट्रीय तरीके से हुई है, तो बहुत सारी चीजें सही होंगी, वो दिखती हैं। संयोगिता से विवाह भी उसकी काम वासना को नहीं बल्कि संयोगिता द्वारा उसकी मूर्ति को वरमाला पहना देने से उत्पन्न वीरोचित दायित्वशीलता का परिणाम है। भाई जो
संयोगिता हैं जो जयचंद की पुत्री थी, उन्होंने पृथ्वीराज के समान एक पुतले को वरमाला पहना दी। अब इनको लगा कि अभी इनका दायित्व है कि किसी लड़की ने, वैसे अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो सपंड शादियां अवैध हैं, उस समय भी अवैध होती, लेकिन इनको वहां पे एक चीज लगा कि कहीं ना कहीं अगर किसी लड़की ने मुझे अपना वर मान के मुझ पे वरमाला पहना दी है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि भविष्य में उसको विभिन्न प्रकार की जो रक्षा है वो प्रदान करूं। ठीक है, इस प्रबंध काव्य का अंगिरस क्या है? वीर रस है। रचना के जो अधिकांश प्रसंग तो क्या है? वीरता की अनुभूति कराते ही है। इसकी परिणति भी वीरता का गहरा प्रभाव छोड़ती है। जब पृथ्वीराज चंद्रवरदाई का संकेत समझकर अपने अचूक निशाने से गोरी को, ठीक है, मोहम्मद गोरी को, गौरी नहीं गोरी को मारता है तो दोनों मित्र दुश्मन के हाथों न मरने की ठाने हुए एक दूसरे के पेट में कटार घोंपकर आत्मोत्सर्ग कर लेते हैं। जब चंद्रवरदाई कहते हैं पृथ्वीराज चौहान से कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, ये कहते हैं और इसके बाद वो तीर चलाते हैं। वो तीर, ये चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासों के तहत बता रहा हूं, तीर चलाते हैं, वो पृथ्वीराज की आंख में लगता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है गिर के, और फिर ये दोनों, चूंकि ये दुश्मन के हत्थे नहीं चढ़ना चाह रहे थे, एक दूसरे को कटार घोंपते हैं और मृत्यु का वरण कर लेते हैं। छंद वैविध्य की दृष्टि से देखा जाए तो इस काव्य की तुलना में हिंदी का कोई भी अन्य काव्य नहीं ठहरता। ठीक है, कोई भी अन्य काव्य क्या है? नहीं ठहरता। चंद ने, यानी कि चंद्रवरदाई ने इसमें लगभग 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। डॉक्टर नामवर सिंह को कहना पड़ा कि चंद को हिंदी में छंदों का राजा कहा जा सकता है। चंद को छंद का राजा कहा जा सकता है। ठीक है, यह ग्रंथ सर्गों में नहीं समय में विभाजित है जो लगभग हर घटना के बाद बदल जाते हैं। इसमें कुल 69 समय है, ध्यान रखना, इतने सारे सर्ग, इतने सारे छंद और 69 समय, जो निश्चित ही 8 से अधिक सर्गों के जो नियम होते हैं, ठीक है, उसको, उस शर्त को पूरा करते हैं। तो काव्यत्व की जो कसौटी है, उस कसौटी पे जो पुरानी कसौटी थी, जिसको पारंपरिक कसौटी माना गया था, जिसको शुरुआती जो काव्य ग्रंथ थे उनको देख के गढ़ा गया था, उसमें तो पृथ्वीराज रासो खड़ा उतरता ही है। ठीक है, खैर, मंगलाचरण, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा आदि पक्ष महाकाव्य के निर्धारण में गौण माने जाते हैं, पर उनका भी पूरा ख्याल रखा गया है किसमें? पृथ्वीराज रासों में। रचना पढ़कर चारों पुरुषार्थ भी भिन्न भिन्न अनुपात में पाठक के मन को प्रभावित करते हैं। अब मुझे आप एक होमवर्क करके बताइएगा कि ये 4 पुरुषार्थ किन्हें कहा जाता है? ये 4 पुरुषार्थ क्या है? लाइव बैचेस पे चूंकि हम जब बात करते हैं तो डिटेल में पे बात भी करते हैं 4 पुरुषार्थों पे, चूंकि कई बार अलग अलग जगहों पे छोटी छोटी मात्रा में ही, लेकिन इनकी जिक्र आता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भाषागत वैविध्य और विभिन्न प्रकार के वर्णनों की बहुलता, जैसे युद्ध वर्णन, आखेट, विवाह, ऋतु, प्रकृति, नगर वर्णन ने भी इसकी महाकाव्यात्मकता की जो आभा है उसको कहीं ना कहीं बहुत बहुत बढ़ा दिया है। ठीक है, और देखा जाए तो कुछ विचारक इस महाकाव्यत्व के निर्धारण के लिए परंपरागत कसौटियों को समय बाह्य घोषित करते हुए नई कसौटियों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? कामायनी के महाकाव्यत्व पर विचार करते हुए उन्होंने पाया कि अब किसी रचना का महाकाव्य होना उदात्त कथानक, उदात्त चरित्र, उदात्त भाव, उदात्त कार्य तथा उदात्त शैली जैसे तत्वों की उपस्थिति के आधार पर तय होना चाहिए, न कि परंपरागत आधारों पर। क्योंकि देखो, परंपरागत आधार जिस समय के हिसाब से लिखे गए थे, बनाए गए थे, वर्तमान में उस प्रकार से कथा कहना, कविता की कथा कहना संभव नहीं है। और नामवर सिंह जी जैसे वरिष्ठ समीक्षक जो बाद के समय में हुए, जिन्होंने वास्तविकता में समीक्षा को क्यों समीक्षा कहा जाना चाहिए इस बात का निर्धारण किया, उन जैसे लोगों की बात मानना कहीं ना कहीं सही बात है। क्योंकि जब हम कामायनी की बात करते हैं, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की, आपके सिलेबस में भी है, हम इसको बाद में डिस्कस भी करेंगे, कहीं ना कहीं ये उदात्त चरित्र, उदात्त कथानक जैसी बातें वहां पे आती हैं, देखने को मिलती हैं। इन लक्षणों पे अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज रासों का महाकाव्यत्व कुछ कमजोर प्रतीत होता है। रचना का कथानक, क्यों? ये उदात्त वाली चीज की बात है, मतलब परंपरा के आधार पे तो है, लेकिन जो नए आधार है, उदात्त कथानक, उदात्त चरित्र, उदात्त भाव, इन पे अगर देखा जाए तो थोड़ा कमजोर प्रतीत होता है। क्यों? रचना का कथानक युद्धों और वीरता के वर्णनों से भरा पड़ा है, किंतु इन घटनाओं के लिए कोई बड़ा उद्देश्य नजर नहीं आता। जो नायक हैं पृथ्वीराज चौहान शक्तिशाली है, समर्थ है और वीर तो है ही, किंतु उसमें चरित्र के स्तर पे संयम, धैर्य जैसे लक्षण कम दिखते हैं। 14 विवाह करना आज के नजरिए से, नजरिया होगा इसमें, नजरिया, मैं कंटेंट वालों लोगों को बोलूंगा कि थोड़ा ध्यान रखें, नजरिए से बिल्कुल अनुदात प्रतीत होता है। भाई आज के समय में कौन 14 शादियां करता है? मतलब जिसको अलाउड है वो भी 14 नहीं करता है। और अलाउड से मेरा मतलब ये नहीं है, भाई देखिए, बहुत जगहों पे, बहुत चीजों पे आक्षेप लगता है, लेकिन आज के समय में 14 शादी कर लेना अपने आप में एक अजूबा है। ठीक है, उस समय का समाज अलग था, विषय अलग था, वस्तु अलग थी,
हो सकता है कि चीजें बढ़ा चढ़ा के बताई भी गई हों, पर जो प्रस्तुत है उसके आधार पर तो हम गणना करेंगे ही, तो उसके आधार पर कहीं ना कहीं यह सही नहीं होता। ठीक है, रचना में विद्यमान वीरता का भाव जरूर उदात्त माना जा सकता है। अंतिम प्रसंग में गौरी को, बार बार में गौरी लिखा है इन्होंने, गोरी होना चाहिए, मोहम्मद गौरी। कंटेंट टीम को तो ध्यान रखना होगा, कंटेंट टीम अगर इस वीडियो को देख रही है तो ध्यान रखें। गौरी को मारकर चंद तथा पृथ्वीराज को एक दूसरे को मारना भी उदात्त कार्य माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जैसे चंद्रशेखर आजाद ने किया, भाई आजाद हूं आजाद रहूंगा, वो वाली बात कहीं ना कहीं यहां पे भी लागू होती है कि भाई उस सामने वाले के हाथों में नहीं मरेंगे। जहां तक शैली का प्रश्न है तो सामान्यतः बेहतर है, छंद अलंकार और कथानक रूढ़ी जैसे तत्वों के बेहतर प्रयोग किया हुआ है, किंतु भाषा का व्याकरणिक पक्ष कमजोर है। इसका जो व्याकरणिक पक्ष है वो क्या है? कहीं ना कहीं कमजोर है। आचार्य शुक्ल की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा भी है कि भाषा की कसौटी पे कसने पे और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने वाली है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी कैसा भी लिखा गया है। पर बात क्या है कि आचार्य शुक्ल 20वीं शताब्दी में इसकी बात कर रहे हैं, ये कितने सा वर्ष पहले का ये ग्रंथ है, तो शायद से उस समय के जो भाषा थी उसमें ये सारी चीजें चलती होंगी, आज के समय में तो नहीं चलती। तो कहीं ना कहीं आचार्य शुक्ल का मानना बहुत गलत नहीं है, लेकिन फिर भी कि हम वो आज की कसौटी में देख रहे हैं, उस समय की कसौटी में शायद चीजें ये न होती इस प्रकार की। ठीक है, इसके अतिरिक्त भाषागत वैविध्य और विभिन्न प्रकार के वर्णनों की बहुलता, जैसे युद्ध वर्णन, आखेट, विवाह, ऋतु, प्रतिनगर वर्णन, प्रकृति होगा यह प्रकृति तथा नगर वर्णन ने भी इसकी महाकाव्यात्मक आभा में बढ़ोतरी की है। कुछ विचारक महाकाव्यत्व के निर्धारण के लिए परंपरागत कसौटियों को समयवार घोषित करते हैं, मतलब समय से बाहर हो चुका है, नई कसौटियों का प्रयोग करने के लिए कहते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी के महाकाव्यत्व विचार करते हुए कहा कि किसी रचना का भाव, भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी बात की थी कि महाकाव्यत्व होना उतना इजी नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष क्या कह सकते हैं? स्पष्ट है कि पृथ्वीराज रासो पारंपरिक कसौटियों में तो महाकाव्य सिद्ध होता ही है, आधुनिक कसौटियों पर भी कुछ सीमाओं के साथ इसे महाकाव्य माना जा सकता है, लेकिन यह चरित्र प्रधान, भाव प्रधान और घटना प्रधान तथा वर्णन प्रधान वाली जो बात है, इस पे थोड़ा सा हमको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उस समय के हिसाब से थी, आज के समय से हम उसको कितना उदात्त मानते हैं, कितना सही मानते हैं, इस पे हमारे आपके अलग अलग मत हो सकते हैं। मैं ये जरूर मानता हूं कि आधुनिकता के हिसाब से देखा जाए तो शायद वो हमको उदात्त न प्रतीत हो, लेकिन उस समय के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल उदात्त माना जाएगा। और चलिए उस समय की बात नहीं करते हैं, आप अपनी गांव में जाइए, खलियान में जाइए, बड़े बुजुर्गों से बात कीजिए, उनसे बात करते समय ऐसी बहुत सारी चीजें जो उनको लगती हैं, बुजुर्गों को, बड़े बुजुर्गों को, कि सही है, यही होना चाहिए, शायद आपको न लगे। तो ये जो वैचारिक द्वंद्व है ना, ये वैचारिक द्वंद्व कहीं ना कहीं यहां पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल है @ऑफिशियल विकास करके, अगर आपको सर्च करना है तो टेलीग्राम के सर्च में जाइए, @OFFICIAL बिना स्पेस के VIKAS डालेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वैसे स्कैन करके भी आप इससे जुड़ सकते हैं अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। बाकी ये सीरीज है, ये चलती रहेगी, इस सीरीज को क्या कहते हैं, कहीं सेव करके रख लीजिए, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, इस पे वीडियो अपडेट होता रहेगा और हिंदी साहित्य इसी दौरान हम इसी प्रकार से लगातार कवर करते जाएंगे। बाकी आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करते रहिए, शायद यही एक माध्यम है जहां पे हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का और ईमेल आईडी, अगर आप में से बहुत से लोग बोल रहे थे तो ईमेल आईडी क्या है, vikas.singh@studiiq.com आप यहां पे आके मेरे को मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।